ठीक है, आपकी उम्र अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको बहुत लड़ाई, आपको तो बहुत लड़ाई लड़नी है अपनी लाइफ में, तो थोड़ा अपना ध्यान रखो। और ब्रेन तो ऐसी चीज है कि जैसे बहुत सेंसिटिव पार्ट है बेटा ब्रेन का, तो बहुत ध्यान से रखिए उसको, और अपना भी ध्यान रखिए। और आपको जब भी लगे ना कि आपको लाइक हेडेक हो रहा है, नेवर एवर यूज मोबाइल, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉट एवर गैजेट्स यू हैव, डोंट यूज। ठीक है, कभी भी लगे कि सर में दर्द हो रहा है, उसी वक्त आप मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि इससे क्या हो, हेडेक बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, चलिए चलिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, आप नहीं थे लास्ट लेक्चर में, तो दिक्कत क्या होता है बेटा कि जैसे क्या होता है कि बीच में ये वेरिएशंस बहुत आते हैं, जैसे पायल थी फिर आप आए, तो बीच में बहुत वेरिएशंस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं किसी एक को समझा पाता हूँ, फिर दूसरा वो रह जाता है। ओके, चलिए कोई नहीं। क्रिश, आपका सर आपने तो आपने क्या, लेक्चर भेजा था ना, मैं वो कर लूँ, मतलब देख लूंगा। हाँ हाँ वो देख लीजिए, मैं इसलिए बेटा आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, ताकि आप है ना, इनकेस अगर आप मिस भी हो ना, तो आप देख लो। आपका तो बेसिक टारगेट किसमें था बेटा, आपने क्या बताया था आपको क्या करना है 12th के बाद? बी फार्मेसी। अच्छा, आप तो वो फार्मा फील्ड में जाना चाहते हैं ना, नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, चाहिए। ओके, तो आप एक काम करिए, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना बेटा, उसको सुन लीजिए एक बार, वो आपको फायदा देगा। तो मैंने ट्राई किया है उसमें अच्छे से समझाने के लिए, तो एक बार उसको अच्छे से समझाने की अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। और ध्यान रखिए, और एक चीज और, जब भी आप हेडफोन लगाओ ना, तो जो आपका वॉल्यूम है उसका 50 से ऊपर मत करिए, मतलब आधे वॉल्यूम पे सुनिए। ठीक है, आधे वॉल्यूम से भी कम पर ही सुनिए, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा वॉल्यूम्स की जो वाइब्रेशंस होती है हमारे ईयर से निकलती है, ब्रेन को हिट कर सकती है। तो ज्यादा रोशनी, ज्यादा लाइट और ज्यादा साउंड दोनों खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब ब्रेन सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, ज्यादा लाइट और ज्यादा साउंड दोनों ही डेंजरस होती है। तो जब भी आप हेडफोन लगा के गाने सुनते हो, हेडफोन लगाकर आप नहीं, गाने नहीं सुनता मैं। गाने नहीं सुनते, या हेडफोन लगा के कुछ भी आप देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो कभी मोबाइल में? नहीं, बस फोन चला लेता हूँ बस। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि फोन को कम से कम चलाओ, जरूरत के टाइम पर ही चलाओ। ठीक है, जैसे कि अब लेक्चर्स हैं, ये तो एक तरह की रिक्वायरमेंट्स ही हो जाती है। अगर आप मोबाइल सुन रहे हैं, लाइक अगर कोई भी चीज आप सुन रहे हैं, तो ध्यान रखना, ज्यादा लाइट और ज्यादा साउंड जैसे सबके लिए खतरनाक है। जो लाइट सबके लिए खतरनाक है, ठीक है, मेरे लिए भी ठीक नहीं होता, इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि साउंड को कम से कम करें। लोग क्या होता है कि बहुत हाई स्पीकर पे सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ब्रेन को बहुत हिट करता है वो। जो लोग ध्यान रखना, जो लोग ज्यादा नॉइजी एरिया में रहते हैं ना, उन लोगों की याददाश्त कम हो जाती है, उनकी मेमोरी पावर कम हो जाती है, इसलिए हमेशा ज्यादा लाइट और ज्यादा साउंड अच्छा नहीं होता ब्रेन के लिए। तो इसलिए हमेशा जो लोग ज्यादा नॉइजी एरिया में रहते हैं, जैसे कि जो इंडस्ट्रीज एरिया होती है, जो लगातार मशीनों की आवाजें आती रहती है, उन लोगों की जो ध्यान रखना, उन लोगों की जो मेमोरी पावर जो होती है, कंसंट्रेशन पावर बहुत डाउन चली जाती है। इसलिए हमेशा कभी भी कोई भी चीज सुने तो बहुत उतनी ही आवाज में सुने जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा खतरनाक बन जाती है, लाइट भी और साउंड भी। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा ये बायोलॉजी में क्या होता है, इसके साथ में मैं आपको डॉट बड़ी चीज समझाऊंगा। ठीक है बेटा, आप लेक्चर सुन लेना, अभी तक आपने कोई लेक्चर सुना नहीं होगा ना? नहीं, नहीं सुना। ओके, चलिए कोई नहीं, हम नहीं सुना तो कोई नहीं, ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप रिलीफ हो ब्रेन की हेडेक से, जब भी आप सुनिएगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा आपके साथ में। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा बहुत, देखिए मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा बेसिकली। देखिए बेटा, हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप वो जानने की समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रणय, आप हो ना यहाँ पर? हेलो यस प्रणय, सर। आप हो ना यहाँ पे? ओके ओके ओके। तो देखिए, हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम कहते हैं कि जैसे कि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एक लिविंग सिस्टम के पार्ट है, मतलब हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हम फूड को हम ग्रोथ कर सकते हैं, हम बहुत काम कर पाते हैं। और हम एक लिविंग है, हम जिंदा है, हम समझ सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, आइडियाज नए नए निकाल सकते हैं। तो ये एक हम लिविंग सिस्टम के पार्ट है। और हमारे लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल का। हमारे सिस्टम को लिविंग बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेल का होता है। देखिए, लिविंग का मतलब ये नहीं होता कि वो सोच सकता है, प्लांट सोच नहीं सकते जब भी वो लिविंग है, बैक्टीरिया सोच नहीं सकता जब भी वो लिविंग है। लिविंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसकी सेल लिविंग होनी चाहिए। हम जो आज आपका इस अर्थ में जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का या किसी भी लिविंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस है, वो सिर्फ सेल की वजह से। आज जो अच्छा बुरा जो भी हम देखते हैं, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेल, मतलब सब सेल की वजह से ही होता है। सेल की वजह से ही क्या कहते हैं हम अच्छा कर पाते हैं, सेल की वजह से ही कुछ बुरा होता है।
तो हम जो भी करते हैं, हम जो लाइक वॉट एवर वी डू इन डेली लाइफ, इट्स ऑल्सो ओनली बिकॉज ऑफ सेल। तो मतलब जो चीज हमारी लाइफ में चल रही है, जो जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, सांस ले पा रहे हैं, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हर चीज बेटा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेल से ना होती हो। जैसे अट्रैक्शन, लव, हेट, ओके, फीलिंग्स का आना, गुस्सा आना, ठीक है, इवन इसके अलावा देखना, सुनना, फील करना, चलना, ओके, और इसके अलावा इम्यूनिटी, ओके, फूड का डाइजेशन होना, लंग्स में ऑक्सीजन का फिल करना, ओके, एंड हार्ट का पंपिंग होना, किडनी से ब्लड का फिल्टर होना, ओके, जो भी है ईच एंड एवरी ब्रेन की, हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, हम जब किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, तो क्या कहते हैं, जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इस एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ सेल। जैसे आपके क्रिश आपने बताया कि आपके ब्रेन में पानी भर गया था, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक सेरोब्रल फ्लूइड होता है, ठीक है, सेरेब्रल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को सेरेब्रल फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली ये हमारे ब्रेन को आउटर मतलब डैमेज से बचाता है, कि कई बार हमारे सिर पे चोट लगती है तो उसको बचाता है वो फ्लूइड, वो सेरेब्रल फ्लूइड बोलते हैं उसको। वो एक क्वांटिटी में हमारे फ्लूइड के हमारी ब्रेन के अंदर रहता है, एक क्वांटिटी के अंदर रहता है हमारी ब्रेन के अंदर। किसी भी रीजन से अगर वो फ्लूइड भरने लगता है तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर डलने लगता है, ठीक है, वो दोनों जगह होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, पीछे की तरफ भी होता है, ब्रेन में भी होता है, तो दोनों जगह स्पाइनल सेरेब्रल फ्लूइड होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का बढ़ना बहुत खतरनाक होता है बॉडी के लिए। ओके, तो ये भी सेरेब्रल फ्लूइड है, ये भी बेटा एक सेल के थ्रू निकलता है, तो एवरीथिंग इज अकर बाय ए सेल। तो मतलब हमें किसी भी एक लिविंग सिस्टम को समझना है तो पहले सेल को समझना बहुत जरूरी है, पहले सेल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सेल मतलब कहने का मतलब है एक वो लिविंग पार्ट है जहां से लाइफ शुरू होती है। सेल मतलब एक वो लिविंग पार्ट है जहां से लाइफ शुरू होती है। जैसे इस अर्थ पे अगर बात करें, जैसे अगर आपने कभी सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है, ये बताती है ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लिविंग सिस्टम, कि इस अर्थ पे लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये देखिए दोनों चीजें जैसे कि हमारे ग्रंथ में भी लिखी गई है, साइंस में भी लिखी गई है। हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहला जो व्यक्ति था, जो जन्म हुआ था, मनु था। फिर उसके बाद में धीरे 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 व्यक्तियों का विकास होने लगा। वैसे ही साइंस क्या बताता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया बने। सबसे पहले इस अर्थ पे आने वाले जो लिविंग स्ट्रक्चर थे वो बैक्टीरिया थे। धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, बैक्टीरिया बने। बैक्टीरिया से फिर लाइक यूनिसेलुलर एल्गीज बने, प्रोटोजोआ बने जिसमें अमीबा हाइड्रा आते हैं। ओके, फिर उसके अंदर उसके बाद मल्टी सेलुलर एल्गीज आए। मल्टी सेलुलर एल्गीज के बाद में मल्टी सेलुलर प्लांट आए। मल्टी सेलुलर प्लांट के बाद में मल्टी सेलुलर एनिमल्स आए। मतलब धीरे धीरे अर्थ का ओरिजिन मतलब लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले इस अर्थ पर मतलब 5 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले इस अर्थ पर जो एक लिविंग स्ट्रक्चर बना था वो था बैक्टीरिया। वो था बेटा बैक्टीरिया। धीरे 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 जब बैक्टीरिया बना तो बैक्टीरिया से देखिए जैसे डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है बेटा, सीधा ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम से ही डेवलपमेंट हो गया। धीरे धीरे पहले साइकिल आई, फिर बाइक आई, फिर कार आए, अब कार में भी नए नए तरीके के मॉडल्स आते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 हम डेवलपमेंट की स्पीड को पकड़ते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया क्या थे, यूनिसेलुलर थे, मतलब एक सिंगल सेल थे, और वो सिंगल सेल होते हुए भी जिंदा थे। तो मतलब जिंदा होने के लिए केवल हमारा एक ह्यूमंस का होना जरूरी नहीं है कि मल्टी सेलुलर होना जरूरी है, एक सिंगल सेल भी जिंदा है। फिर सिंगल सेल बैक्टीरिया से बेटा आया सिंगल सेल एल्गीज आए। सिंगल सेल एल्गीज के बाद में फिर बेटा सिंगल सेल एल्गीज आए। सिंगल सेल एल्गीज के बाद में सिंगल सेल प्रोटोजोआ आए। प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद में सिंगल सेल प्रोटोजोआ आए। सिंगल सेल प्रोटोजोआ के बाद में कौन आया बेटा, फिर बाद में मल्टी सेलुलर फिर मल्टी सेलुलर एल्गी आए। मल्टी सेलुलर एल्गी के बाद में मल्टी सेलुलर प्लांट आए। फिर मल्टी सेलुलर प्लांट के बाद में मल्टी सेलुलर एनिमल्स आए। अब एनिमल्स में भी अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स में भी थोड़ी, अब हम ह्यूमंस एनिमल्स में आते हैं। हम जो ह्यूमंस है बेटा हम एनिमल्स में आते हैं, लेकिन एनिमल्स में भी ह्यूमंस का फॉर्मेशन सबसे लास्ट में हुआ। एनिमल्स में सबसे पहले जैसे कि सबसे पहले हाइड्रा है, ठीक है। एनिमल्स में भी सबसे पहले हाइड्रा है। हाइड्रा आपने शायद सुना होगा पहले। धीरे 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 हाइड्रा से धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और हम बने। तो एनिमल्स में भी हम सबसे मोस्ट डेवलप्ड स्पीसीज है। मतलब हम जो है वो बेटा अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जब देखेंगे एनिमल किंगडम पर हम 20 तरीके के एनिमल किंगडम है, 20 टाइप ऑफ एनिमल किंगडम है, एंड वी आर इन 20th कैटेगरी।
वी आर इन 20th कैटेगरी। तो सबसे पहले हाइड्रा आए, हाइड्रा के बाद में दूसरे एनिमल्स आए, फिर दूसरे आए, फिर फाइनल आए, फिर मंकीज बने, मंकीज के बाद में कहीं ना कहीं हम बने। मतलब स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली डेवलपमेंट हुआ और फिर हम तक पहुंच पाए। हम, हमारा जो फॉर्मेशन सबसे लास्ट में हुआ है। तो देखिए ये धीरे 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 डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए ये जो सब डेवलपमेंट हुआ ये सेल के, देखिए अगर ह्यूमंस में डेवलप है, किसी भी एक लिविंग सिस्टम में डेवलपमेंट हो रहा है तो सेल में डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमें सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो लास्ट के लेक्चर में हमने सेल के बारे में जानने की कोशिश की थी कि सेल होता क्या है। सेल एक तरह की वो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है जो कि एक लिविंग सिस्टम को बनाती है। मतलब अगर सेल नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हम सेल में देखते हैं तो सेल में क्या क्या होता है, ठीक है, हम सेल के बारे में देखेंगे तो सेल में क्या क्या होता है। तो मैं आपको एक बार बोर्ड पे ले चलता हूँ, बोर्ड पे आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ओके, चलिए, आप आपके सामने एक छोटा सा बोर्ड होगा। इस बोर्ड पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले बेटा जो सेल का डेवलपमेंट हुआ है दो तरीके से हुआ है। सबसे पहले बेटा आए थे इस अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया आए थे। और बैक्टीरिया क्या थे बेटा, बैक्टीरिया जो थे, बैक्टीरिया को हम लेके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में। ठीक है, सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर आए थे, सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर आए थे बेटा प्रोकैरियोटिक। फिर धीरे धीरे जब प्रोकैरियोटिक आया, फिर जाके धीरे धीरे फिर देखेंगे आप धीरे धीरे कहीं जाकर धीरे धीरे फिर कहीं जाकर इस प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक सेल से ओके, फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल आए। मतलब सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स आए। मतलब देखिए सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए, फिर यूकैरियोटिक आए। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, दैट यू मस्ट नो कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो बाय द वे मैंने ट्राई किया है कि मैंने तो वैसे ट्राई किया आपको समझाने के लिए कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या है, वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है लेक्चर्स के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो कि लाइक सबसे लेस, आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, सबसे लेस डेवलप जो सेल थी, सबसे कम डेवलप सेल थी प्रोकैरियोटिक। फिर जाकर और जो यूकैरियोटिक है मोस्ट डेवलप सेल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये बेटा सबसे लेस डेवलप सेल है, राइट। और अगर आप ये देखेंगे, ये सबसे मोस्ट डेवलप सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक लेस डेवलप सेल है, यूकैरियोटिक मोस्ट डेवलप सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो लेस डेवलप होगा तो उसमें फीचर्स भी आपको कम दिखाई देंगे। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लेस फीचर्स ऑब्जर्व। ओके, अगर यहाँ पे देखेंगे आपको हाई फीचर्स ऑब्जर्व। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे, अगर आपके जैसे कि सबसे पहले मोबाइल देखेंगे, अगर मोबाइल से कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल आप देखेंगे जो छोटे मोबाइल आते थे, जो नोकिया 1100, नोकिया 1110, बहुत छोटे छोटे मोबाइल आते थे जिसमें आप सिर्फ फोन कॉल कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले वो छोटे मोबाइल आए, फिर धीरे 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 मोबाइल के वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन है, आज स्मार्टफोन आ गए। तो देखिए अब स्मार्टफोन आ गए तो स्मार्टफोन में फीचर्स बढ़ गए, लेकिन जो आपके पुराने मोबाइल थे तो उसमें फीचर्स बहुत कम थे, लेकिन जो नए मोबाइल थे उसमें फीचर्स बढ़ गए। तो मतलब जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की साइड जाते हैं आपको नए नए फीचर्स दिखाई देते हैं। अब ये जो नए नए फीचर्स आपको दिखाई देते हैं तो ये हमें अब पहली बार, अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में फीचर से क्या मतलब है और यूकैरियोटिक सेल में फीचर से क्या मतलब है। ये हमें एक सेल में फीचर्स क्या होंगे, जैसे कि अगर मोबाइल में देखें तो मोबाइल में तो हम बात कर सकते हैं किसी को, लाइक फेसबुक, मोबाइल पे ही हम फेसबुक कर सकते हैं, मोबाइल में ही हम गाने सुन सकते हैं, मतलब सब कुछ पहला मोबाइल के अंदर आ गया। मोबाइल एक छोटा कंप्यूटर बन चुका है। पहले क्या आता है कि आपको गाने सुनने हैं तो अलग से आपको एफएम परचेज करना पड़ता था, MP3 परचेज करना पड़ता था।
अब आपको मोबाइल, अगर आपको गाने सुनने हैं तो मोबाइल के अंदर ही है। पहले आपको लाइक जैसे कि अलार्म लगाना होता था, पहले आप अलार्म घड़ी खरीदते थे, अब अलार्म घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब आपके सीधा मोबाइल के अंदर ही अलार्म लग चुका है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे इतने फीचर्स बढ़ने लगे कि अब सब कुछ एक ही जगह आ गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो थी बेटा वो लेस डेवलप थी और उसके अंदर लेस फीचर्स थे, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे ज्यादा फीचर्स थे तो सबसे मोस्ट डेवलप है। अब हम सेल के फीचर से मतलब समझते हैं कि सेल के फीचर से क्या मतलब है। तो सेल के फीचर्स को समझने के लिए देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाऊंगा, पहले हम सेल के फीचर्स को समझते हैं कि सेल के फीचर से मेरा मतलब क्या है, व्हाट आई मीन टू बी से बाय द सेल फीचर्स। ओके, क्रिस समझ रहे हो ना मेरी बात आप? यस सर। ओके, फीचर से मतलब क्या है, देखिए फीचर्स का मतलब होता है बेटा उसके अंदर पाए जाने वाले स्पेशल स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जैसे कि फीचर्स में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे कि सेल वॉल, वन ऑफ द फीचर ऑफ वॉल, ठीक है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द फीचर, राइट, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इज वन ऑफ द फीचर। ओके, इसके अलावा साइटोप्लाज्म है, इज वन ऑफ द फीचर, राइट, इसके अलावा न्यूक्लियोइड है, इज वन ऑफ सॉरी न्यूक्लियस है, इज वन ऑफ द फीचर, राइट, डीएनए जो कि आपका एक जेनेटिक मटेरियल है, इट्स वन ऑफ द फीचर, राइट। ओके, और आपका सेल ऑर्गेनल्स है, इट्स वन ऑफ द फीचर, राइट। तो मतलब आपको यहाँ बहुत सारे फीचर्स आपको लाइन में दिखाई दे रहे हैं। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो आपको वैरायटी ऑफ फीचर्स आपको सेल के अंदर दिखाई दे सकते हैं, और भी होते हैं लेकिन हम धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे अगर आप तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, आपको इस तरीके से फीचर्स दिखाई देते हैं, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में मतलब इन फीचर्स के लेवल पे डिफरेंस है। तो अगर हम एक एक चीज को देखेंगे तो देखिए, मतलब इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कम फीचर्स दिखाई देंगे और यूकैरियोटिक सेल में आपको ज्यादा फीचर्स दिखाई देंगे। तो देखिए क्या फीचर प्रोकैरियोटिक में दिखाई देता है और क्या फीचर प्रोकैरियोटिक में दिखाई नहीं देता है। अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर मान के चलो मैं एक बार कॉलम यहाँ पे एक एक मिनट बेटा, एक चीज और रह गई थी, क्रोमोसोम, ठीक है, वो भी लिख देता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे प्रोके सॉरी ओके, जैसे मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिख देता हूँ, राइट। और ठीक है, और यहाँ पर मैं यूकैरियोटिक लिख देता हूँ ताकि आपको हम अंतर कर सके दोनों में, लाइक दैट वी क्रिएट a difference, so that we can create a difference between of this like between these two cells on the basis of this features। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल बेटा अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल थी ये प्रेजेंट रहती है। ओके, एक मिनट, ओके, अगर आप देखेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोटिक के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन चेंज हो जाती है, मतलब वैरायटी अपनी चेंज हो जाती है। प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप की सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक में डिफरेंट टाइप की सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ओके, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट।
साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म होता है, यूकैरियोटिक में भी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। डीएनए की बात करें, यस, इसके अंदर दोनों के अंदर होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है और एक हर लिविंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें, इनके अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक के अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम की बात करें तो आपको आपको क्रोमोसोम दिखाई देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन आपको यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। मतलब आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक साइड फीचर्स लिखे हैं, ठीक है, मैंने एक साइड क्या लिखे हैं बेटा, मैंने एक साइड क्या लिखे हैं बेटा, फीचर्स लिखे हैं। राइट, मैंने एक साइड क्या लिखे बेटा, एक साइड मैंने फीचर्स लिखे हैं और एक साइड मैंने यहाँ पे सेल्स लिखे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये फीचर्स के बेस पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे किसमें क्या प्रेजेंट है, किसमें क्या प्रेजेंट नहीं है। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। ओके, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और क्रोमोसोम, वो तीन डिफरेंस हैं जिसके बेस पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स और क्रोमोसोम जिसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। मतलब कुछ फीचर्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है वो धीरे धीरे डेवलप हो गए यूकैरियोटिक सेल में, वो फीचर्स आ गए। इसलिए सबसे पहले आपको हर एक फीचर के बारे में जानना पड़ेगा और हमें यह भी जानना पड़ेगा कि क्यों वो फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं थे और यूकैरियोटिक सेल में वो फीचर्स थे। ठीक है बेटा, क्रिस समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आपको? यस सर। तो एक काम करेंगे आप, क्या? बेटा इन चीजों, अगर आपके पास कॉपी या पेन हो तो उसको नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। और आपने बेटा प्रणय? प्रणय, यस सर। ओके, आपने क्या लिया बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट लिया है? स्क्रीनशॉट सर। चलो यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे वैसे ले लो, एक ही बात है। चलिए, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया ये लिया है, लेकिन इसको चीज को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। जो भी आपने स्क्रीनशॉट वगैरह हाँ लिया है सर। उसको समझने की कोशिश करना कि देखिए किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल एब्सेंट है, राइट, किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है। लेकिन यूकैरियोटिक में सारे फीचर्स दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सारे फीचर्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक, आपको इस हिसाब से अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। अब सबसे पहले हमें वन बाय वन हम हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। हम सेल वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हम वन बाय वन हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बेटा सेल का बॉस होता है, ठीक है। बॉस मतलब सर, बॉस ऑफ सेल, ठीक है। जो आपका, मैं एक बार दूसरे पेन से कर देता हूँ इसको ताकि आपको एक बार नोट करने में ध्यान रहे। ओके, न्यूक्लियस जो है बेटा वो सेल का बॉस है। बॉस कहने का मतलब कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस जो है बेटा वो सेल का कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ है तो वही सेल को कंट्रोल करता है। हर तरीके से सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ओके, तो मतलब सेल में सब कुछ है। अगर आपको सेल को बारे में जानना है तो आप न्यूक्लियस को अगर आप समझेंगे ना तो उसके अंदर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और यूकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, न्यूक्लियस बेटा सेल का बॉस है। बॉस मतलब कंट्रोल करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को तो मतलब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है और यूकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करने वाला कोई है। अब दिक्कत क्या आती है, देखिए कोई भी लिविंग सिस्टम होगा कंट्रोल तो करना ही होगा बेटा। कोई भी लिविंग सेल हो या कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर हो तो कंट्रोल करने वाला तो कोई होना चाहिए। जैसे हमारी सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हमारी सेल के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है क्योंकि ब्रेन के अंदर कंट्रोलिंग पावर होती है, सब कुछ वही कंट्रोल करता है। तो कोई ना कोई कंट्रोल सेंटर तो होना चाहिए। लेकिन अब सेल के, अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो कोई ना कोई दूसरा अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना जो सेल को कंट्रोल करेगा। सेल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? अगर आप सेल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सेल के, देखिए सेल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको सेल काम कैसे करेगी? सेल को न्यूक्लियस जो बॉस होता है या न्यूक्लियस जो होता है वो सेल को ऑर्डर देता है कि तुम्हें ये काम करना है, अब तुम्हें ये काम करना है, अब तुम्हें ये काम करना है। अब जब वो ऑर्डर देने वाला ही नहीं है तो कौन काम कैसे करेगा कोई?
समझ में आ रहा है? जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल को ऑर्डर देता है कि अब तुम्हें ये काम करना है, अब ये काम करने हैं, ये काम करने हैं। तो सेल को कंट्रोल करने वाला या सेल को ऑर्डर देने वाला न्यूक्लियस है। एंड बाय मिस्टेक उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो मतलब कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए ना जो सेल को कंट्रोल करे। बेटा अगर मान के चलो न्यूक्लियस नहीं है, तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर तो हो ना जो सेल को कंट्रोल करेगा। उस केस में क्या आता है, ध्यान रखना, फिर डीएनए को कंट्रोल करना पड़ता है। उस केस में बेटा फिर क्या होता है, बेटा डीएनए होता है, डीएनए को सेल को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि डीएनए ही डिसाइड करता है कि फिर क्या सेल में फंक्शन चलने और क्या सेल में फंक्शन नहीं चलने। एक ना एक कंट्रोलिंग सेंटर तो करना ही पड़ता है। तो फिर प्रोकैरियोटिक में ध्यान रखना, डीएनए ही कंट्रोल सेंटर रहता है, और यूकैरियोटिक के अंदर कंट्रोल सेंटर तो न्यूक्लियस है ही, और प्रोकैरियोटिक का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो डीएनए के हाथ में होता है। फिर डीएनए डिसाइड करेगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। समझ में आ रहा है आपको बेटा? हेलो, हेलो। ये सर एक बार डीएनए के बारे में बताना फिर से। हाँ बताता हूँ बेटा। डीएनए एक बेटा ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें बेटा हमारी इंफॉर्मेशन होती है। अब हमारी इंफॉर्मेशन पहले आप समझिए, पहले चलो मैं आपको जो समझाया पहले वो बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा न्यूक्लियस नहीं होता है। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, सेल को कंट्रोल कौन करेगा? फिर देखिए, यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है, तो सेल को कंट्रोल आसानी से कर लिया जाता है। लेकिन अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो सेल को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो दूसरा मटेरियल होना चाहिए। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल को कंट्रोल करता है डीएनए, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। फिर मतलब सेल को कंट्रोल कौन करता है? फिर करता है सेल को कंट्रोल करता है डीएनए करता है। क्योंकि फिर यूकैरियोटिक सेल में तो बेटा न्यूक्लियस कंट्रोल कर लेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है। तो फिर कौन कंट्रोल करेगा? फिर करेगा डीएनए कंट्रोल करेगा। अब डीएनए होता क्या है? डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जिसमें आपकी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब आपकी पेरेंटल इंफॉर्मेशन, आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। जैसे आपको, आप नहीं थे तो मैं थोड़ा बहुत समझाया था बच्चों को। देखिए, डीएनए के अंदर क्या होता है कि आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। हमारी कोई ना कोई फीचर, हमारे लाइक हमारा कोई ना कोई फीचर ऐसा होता है जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है। हमारे बोलने का तरीका हो, चाहे हमारे देखने का तरीका हो, हमारा व्यवहार हो, हमारा बिहेवियर हो। ओके, लाइक एंड इट मे बी सम अदर कैरेक्टर्स लाइक, तो वो सब जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे ऑल ऑलवेज आर कंट्रोल बाय द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो हमारे जो कनेक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से हमें गिफ्टेड होते हैं। हमारे कोई ना कोई करेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें गिफ्टेड होते हैं, मे बी फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके, कोई ना कोई ऐसा करेक्टर होगा जो आपके पेरेंट्स से आपको गिफ्टेड होगा, वो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए। क्योंकि उनका डीएनए आपकी बॉडी के अंदर आता है, आपके सेल के अंदर उनका डीएनए ही आता है, जिसकी वजह से आप में कुछ करेक्टर्स आपके पेरेंट्स के आ जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स आपका एक चैप्टर है उसके अंदर। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये? यस सर। चलिए, अभी तो बेटा आपका टाइम पूरा हो गया, क्योंकि आपका जो टाइम रहता है वो पूरा हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कल से अब हो सके तो बेटा रेगुलर रहने की कोशिश करना। हेलो, ओके सर। कोशिश करना कि थोड़ा, अगर हो सके तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, अगर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कोशिश करना कि आप थोड़ा सा अपने आप को रेगुलर कर सको, इफ यू फील हेल्दी। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अब ठीक है, टैबलेट ले ली थी मैंने। चलिए ठीक है। और पढ़ने आप पढ़ रहे हो ना? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, अभी आप जा सकते हो क्योंकि आपका टाइम पूरा होने वाला है। कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और नए टॉपिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।